हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर था जिसका हम लेक्चर 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब ये उसका लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम इर्रेशनल नंबर्स जो हैं आपके उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, उनको समझ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। या फिर इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as the ratio of two integers। तो मतलब कहने का क्या है कि जो हमारे रेशनल नंबर्स थे तो वो नंबर्स वो थे जो कि एक्सप्रेस कर सके, मतलब हम रेशियो के फॉर्म में जिनको लिख सकें दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया, मतलब इर्रेशनल नंबर्स हैं वही जो रेशनल नंबर्स नहीं है, वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि जिनको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते रेशियो के फॉर्म में ऑफ टू इंटीजर्स, तो वो हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे आपने ये नंबर सुना होगा, दैट इज √2, √3। मतलब कहने का ये है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये जितने भी रूट्स होते हैं उन रूट्स में जो नंबर्स लिखे हैं जो कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो मतलब उस रूट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। √3 हो गया, √2 हो गया, 2√3, -2√3 या -2√5, ये सारे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, फोर्थ रूट में हो, तो ये सारे ही नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। इसके अलावा एक मतलब बहुत ही आप लोगों ने सुन रखा होगा, दैट इज पाई। पाई भी आपका इर्रेशनल नंबर्स में आता है। मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि पाई रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो एक्चुअल में जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है। इसकी जो हम वैल्यू पढ़ते हैं 22/7, भाई अगर हम पाई की वैल्यू लिखें तो पाई की वैल्यू हमने पढ़ रखी है 22/7, ये वैल्यू हमने पढ़ रखी है। लेकिन एक्चुअल में ये जो वैल्यू है 22/7 ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और ये एक रेशियो के फॉर्म में है, इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म। तो इस हिसाब से तो हमें कहना चाहिए रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में ये इर्रेशनल नंबर होता है। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो हम मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं, लेकिन इसकी रियल वैल्यू जो होती है दैट इज समथिंग एल्स, 3.14 समथिंग ऐसे करके ये चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये पाई जो होता है वो आपका इर्रेशनल नंबर्स होता है, इर्रेशनल नंबर्स में आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमने वहां पे डेसिमल फॉर्म में पढ़ा था, रेशनल नंबर्स को जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स में भी यही होता है, अगर उनको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी डेसिमल फॉर्म जो होगी उसमें ये कैसे दिखाई देते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब डेसिमल फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स में क्या होता था, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते थे, मतलब उसमें कुछ रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पे ये खत्म भी नहीं होंगे और कभी उसमें कुछ रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है। तो डेसिमल फॉर्म में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें कोई मतलब डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 3.01, फिर 001, 0001 और इस तरीके से ये चलता रहा। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 01 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, अगली बार में 1 0 और बढ़ गया, फिर 1 0 और बढ़ गया, फिर आगे और बढ़ता जाएगा।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी नहीं खत्म होगा, ये आगे तक चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा, और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होता है, मतलब ये सब चीजें देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं कैसे इरेशनल नंबर्स में ये सब प्रॉपर्टीज काम करती हैं। मान लीजिए अगर हमें कोई दो नंबर्स दे रखे हैं 2 + √3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ, जैसे मान लेते हैं 2 √2। इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होता है जैसे आपने क्या कहते हैं अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेम उसी टाइप से ही यहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 √2 को सबसे पहले पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 2 √2 को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के हमें देंगे दैट इज 4, और साथ में आ जाएगा √2 इसके। जब ये 2 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वहां पे, क्योंकि ये नंबर जो है √2 वो प्योर इरेशनल नंबर है और ये भी प्योर इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 × ये अंदर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा √6। अब √6 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि हम जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमें कोई भी नंबर दे रखे हैं इरेशनल नंबर्स, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, कैसे भी उनको मल्टीप्लाई अगर करना है तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब एडिशन की बात आती है तो यहाँ पे देखो ये √2 है और ये √6 है, दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं तो ऐड नहीं हो सकते। अगर ये 4 √2 और यहाँ पे 2 √2 होता तो ये ऐड हो जाते, क्योंकि दोनों का इरेशनल नंबर सेम है। मतलब अगर ये इस फॉर्म में होते 4 √2 + 2 √2, अगर इस फॉर्म में होता तो हम इनको ऐड कर सकते थे, क्योंकि इनका दोनों तरफ इरेशनल नंबर सेम है, जिनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, एक जैसे टर्म्स। तो एक जैसे टर्म्स है 2 √2 √2, तो दोनों को ऐड कर देंगे 6 √2 बन जाएगा। लेकिन यहां भी एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि ये √2 है और ये √6 है, दोनों ही अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं। और देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मान लीजिए आपको एक ये दे रखा है, कुछ और ले लेते हैं 6 + √2 और यहां पे दे रखा है 1 - √3 और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी बाइनोमियल है, यहां पर भी बाइनोमियल है, मतलब यहां पर भी 2 टर्म्स है और यहां पर भी 2 टर्म्स है, जबकि यहां पर 2 टर्म्स थे और यहां पर सिंगल टर्म था। तो अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरीके से हुआ, सेम वही मेथड है, बस आपको ये ध्यान रखना है पहले मैं इस 6 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इससे करूंगा फिर इससे करूंगा। देखिए 6 × 1 6 और इसको इससे करेंगे तो 6 - 6 √3 आ जाएगा। फिर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपका आ जाएगा +√2 और फिर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से। तो यहां पर भी सेम वही है, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो हमारे रूट से बाहर नंबर है, जो रूट से बाहर नंबर है वो मल्टीप्लाई होंगे और जो रूट के अंदर नंबर है वो अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा, ये √2 × √3 कितना हो जाएगा, दैट इज √6। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे ये √3 है, यहाँ पे ये √2 है, यहाँ पे ये √6 है और ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है, √3 √2 के साथ नहीं ऐड हो सकता, √3 √6 के साथ नहीं ऐड हो सकता, √2 √6 के साथ ऐड नहीं हो सकता और ये रेशनल नंबर इन तीनों में से किसी के साथ नहीं ऐड हो सकता। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब अगर हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसका डेसिमल फॉर्म तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे मेन चीज यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ रखी होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होती है। मान लीजिए आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है, BC बेस है, AB
परपेंडिकुलर है, AC जो है आपका हाइपोटेनस है। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है दैट इज √2, और √2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे शो करें। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये सोचना पड़ेगा कि √2 आएगा कब। अगर हम ऐसा कौन सा ट्राइंगल लें जिसमें हमें √2 इजिली मिल जाए, तो क्यों ना हम इस बेस को 1 ले लें, 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट ले लें। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट लूंगा तो क्या ये हमारा कितना आएगा, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ABC, सेम ही हो गया लेकिन PQR भी मान सकते हो आप। तो यहां पे हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो ये हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अपनी यूज करके लगा दी यहाँ पे। अब AB की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो गया ये। तो ये 1 स्क्वायर तो आपका 1 ही रहता है, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और AC स्क्वायर, तो यहां से हमारा AC की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज √2। AC की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो मतलब इस ट्राइंगल की मदद से हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उसको। अब हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गई, ये 0, ठीक है ना। 0 के बाद हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए इधर, ठीक है ना। तो 1 यूनिट तक की मतलब इसके आगे तो 2 और 3 सभी चलेगा, लेकिन हम 0 1 को ही शो कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो AB लाइन थी इस, या फिर BC लाइन, कोई भी आप लाइन ले लो, AB लाइन को हम इस पे शो कर देंगे। ये आपका कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, दिस इज 1 यूनिट, ठीक है। अब हमें दूसरी लाइन जो चाहिए वो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, और कितनी चाहिए, 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, यहां 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो भी कितनी होगी, 1 यूनिट। तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब मैं इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा, जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये यहां पे हमें क्या देगा, दैट इज √2। वही पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे हमें कितनी वैल्यू मिलने वाली है, √2 मिलने वाली है। अब इस √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, इस नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे कि हम आर्क लेंगे, आर्क की मदद से इसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट रखेंगे, ठीक है ना। ये आपका पॉइंटर हो गया और ये आपका बेस हो गया जहां से हमें लेना है, ठीक है ना। तो इसकी जितनी भी लेंथ है उतनी ही लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उतनी ही लेंथ का हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हमें पता है √2 की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो ये हमने उतनी ही लेंथ का, जितना ये लेंथ थी उतनी ही लेंथ का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो ये लेंथ जो हमें मिल गई दैट इज √2, मतलब √2 हमें मिल गया। कि √2 कैसे निकालते हैं वो हमें पता चल गया, और √2 को हमने नंबर लाइन पे शो कैसे करना है वो हमने देख लिया यहाँ पे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को। बस यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने रफली फिगर बना लिया है, लेकिन जब आप मतलब क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में या फिर जहां पर भी आता है, तो वहां पर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उस वहां पे आपको मेजरमेंट्स के साथ करना है। मतलब मेजरमेंट्स के साथ ये 1 लोगे, फिर ये भी 1, मतलब हम स्केल से इसको मेजर करके यूज करेंगे, ये भी 1 यूनिट होना चाहिए। फिर उस हिसाब से ज्वाइन करके ये √2 आएगा। फिर यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, अपने प्रकार का यूज करेंगे, दैट इज कंपास का यूज करेंगे, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसका आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे हमारी पेंसिल जो भी होगी उसको रख, पेंसिल या पेन जो भी यूज करते हो आप, उसको रख करके जब यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, √2। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना लूंगा तो ये इसका रेडियस हो गया। तो जितनी लेंथ √2 ये है उतनी ही लेंथ √2 ये होगी, दोनों सेम होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको सेंटर मान के ये आर्क बना रहे हैं या फिर सर्कल बना रहे हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्क जब बना रहे हैं तो ये लेंथ अगर √2 है तो ये लेंथ भी √2 ही होगी। बस आपको इस जब वहां पे करोगे तो आपको जो आपके ज्योमेट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने रफली आपको समझा दिया है, क्योंकि अब मैं बोर्ड पे ज्योमेट्री के मतलब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज कर सकता, तो यहाँ पे हम रफली समझ लेते कैसे बनता है, वो आपको समझना जरूरी है।
इसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए √2 के बाद √3। तो अब हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर वही बात आती है कि √3 के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि √3 कैसे आएगा। तो फिर से एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ट्राइंगल लिया हमने PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे यहां पे हाइपोटेन्यूज पे √3 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं √2 और इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, PR की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज √3, ठीक है ना। वही सेम हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वहां पर वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी √3 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मतलब √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 को पहले बनाना ही पड़ेगा। जब आप √2 को बनाओगे तभी आप √3 को बना सकते हो, ठीक है ना। तो हम √2 हमने पहले ही बना रखा है, तो क्यों ना इसी √2 पे हम √3 बना दें। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ये हमारी AC की वैल्यू आई थी √2। अब हमें इसमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा √2 पहले से ही बना हुआ, ये हमारी लेंथ क्या है √2 है। अब हमें क्या चाहिए, √2 तो हमारी पहले से ही बनी है, हमें चाहिए 1 लेंथ। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी 1 यूनिट की। ये कितनी यूनिट की है, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमें पता है ये √2 है, ये 1 है, तो जब इसको मैं ज्वाइन करूंगा, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, दैट इज √3, ठीक है। ये आपका √2 था, ये 1 यूनिट था, तो हमने जैसे ही ज्वाइन किया हमें √3 मिल गया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका। अब ये जो √3 मिला है हमें, इसको हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पे दूसरा पॉइंटर होगा, और इसको हम आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेम लेंथ का हमें आर्क ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगी, तो ये हमारी लेंथ आ गई, दैट इज √3। तो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने √2 को रिप्रेजेंट किया, √3 को रिप्रेजेंट किया। अब मान लीजिए हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो √5 के लिए क्या जरूरी है कि मैं √2 को भी बनाऊं, √3 को भी बनाऊं? क्या डायरेक्ट नहीं हो सकता? मतलब वैसे भी हो सकता है कि हम क्या कहते हैं, इसके थ्रू ही बनाएं। जैसे हमने √3 निकाला है, उसके बाद √4 निकाल लें, उसके बाद √5 निकाल लें, उसके बाद √6, इस तरीके से चलें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सर्कल बन जाएगा पूरा, ठीक है, बनता ही रहेगा और हम आगे सारे वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है कि √5 का ड्रॉ करो, तो क्या हम ऐसे कोई नंबर सोच सकते हैं कि √5 को डायरेक्ट ड्रॉ कर दें, बिना √2 को ड्रॉ किए, बिना √3 को ड्रॉ किए, डायरेक्ट √5 को ड्रॉ कर दें? तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। एक हमने ट्राइंगल मान लिया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, √5 चाहिए, हाइपोटेन्यूज पे हमें √5 चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या वैल्यूज पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं और यहाँ पे 1 पुट कर दूं, तो क्या हमें √5 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 का स्क्वायर क्या है 4, और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को 4 + 1 5 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में होती है तो आपका रूट आ जाएगा। मतलब जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मान लीजिए वो ट्रायंगल ABC है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 4 + 1 कितना हो गया 5, ये स्क्वायर इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज √5। तो हमें √5 की वैल्यू मिल गई, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये √2 √3 की ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस सब केसेस में नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में होता है। √2 √3, जैसे √3 का, तो √3 के लिए हमें √2 ड्रॉ ही करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर इसको ड्रॉ करने चले तो हमने मान लीजिए ये नंबर लाइन ले ली, इसको 0 मान लिया, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ से हमने 1 यूनिट लेंथ बना दी इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 यूनिट लेंथ है और ये 1 यूनिट लेंथ है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, दैट इज √5। फिर वही सेम आर्क लेंथ हम यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे टच करेगा तो ये हमारी पूरी लेंथ कितनी आएगी, दैट इज √5। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन करना है इरेशनल नंबर्स का ऑन नंबर लाइन। चलिए और देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें √17 दे रखा है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है।
तो अब रूट 17 के लिए मैं रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरीके से सब ड्रॉ करते हुए रूट 17 पे आऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसको बनाने में मतलब बहुत हौच पौच हो जाएगा अगर हम पेज पे बनाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ मेथड निकालना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट इसको बना लेंगे, जैसे हमने रूट 5 को ड्रॉ किया था। तो रूट 17 के लिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ट्राइंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज सोचनी है जिनका स्क्वायर करके 17 आ जाए, स्क्वायर का सम करके 17 आ जाए। तो क्या सोचे, यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूं और यहाँ पे 1 ले लूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 प्लस 1 17 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज रूट 17। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इसको नंबर 9 पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो हमने 4 लेंथ तक लेना है, इसके आगे भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। फिर यहाँ से हमें कितना ड्रॉ करना है, 1 यूनिट। तो हमने ये 1 यूनिट ड्रॉ कर लिया। ये लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, और ये लेंथ कितनी है, 4 यूनिट्स, ठीक है। ये 4 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट्स है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी 1 यूनिट की। फिर जब इसको ज्वाइन करेंगे हम इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ये लेंथ मिलेगी दैट इज रूट 17। रूट 17 लेंथ हमने फाइंड कर ली यहाँ पे। लेकिन अब इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे जो भी आप पेंसिल पेन यूज करते हो उसका मार्कर, और फिर आर ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे ये इसको कट करेगा वो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, रूट 17, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। मतलब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर रूट 2, रूट 3 दे रखा है तो आप सिंपल उसी मेथड से करना, लेकिन अगर बड़े नंबर दे रखे हैं तो हम इस तरीके से यूज करेंगे उसका, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, रूट 17 या फिर कोई और बड़ा नंबर दे रखा है तो हम कुछ और सोचेंगे कि हम डायरेक्टली उसको कर सकें उतना लंबा मेथड यूज करने की वजह। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इस टाइप के नंबर्स दे रखे हैं, रूट 9.1 दे रखा है या फिर रूट 6.2 दे रखा है, अगर डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं इस टाइप से नंबर्स, ठीक है ना, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर आपको दे रखा है 11.23, अगर इस टाइप के नंबर्स आपको दे रखे हैं तो वहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या यही मेथड यूज करेंगे। ये मेथड यूज करना तो बहुत हमें भारी पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 11.23 एक तो डेसिमल फॉर्म आ गई, अब वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इजी मेथड यही है कि हम डायरेक्ट जो हमारा मेथड है वो यूज करते हैं। तो उस मेथड को हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कैसा होता है वो मेथड। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा मेथड कि हम उस टाइप के इरेशनल नंबर्स को भी आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड क्या है आपका। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से डायग्राम होता है कुछ, ठीक है ना। अब आपको इस डायग्राम को समझना है और इसी डायग्राम की मदद से हम उन टाइप के इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए आपको कोई एक्स लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो एक्स लेंथ ड्रॉ है, फिर उसके आगे ये 1 यूनिट है, ठीक है ना, यानी कि पूरी लेंथ कितनी है, दैट इज x प्लस 1 यूनिट, ठीक है, ये x प्लस 1 यूनिट है। फिर उसके बाद क्या है, AC,
ए सी जो लेंथ है आपकी कितनी है, x प्लस 1 है, ए बी कितनी है, x है, मैं इसको लिख देता हूं, ए बी लेंथ जो है वो x यूनिट्स है, बी सी लेंथ जो है दैट इज 1 यूनिट, और जो आपकी ए सी लेंथ है दैट इज x प्लस 1, दोनों को ऐड कर लिया x प्लस 1, तो आपका x प्लस 1 यूनिट हो गई। ठीक है, तीनों की लेंथ हमें पता है। अब इसमें ये सर्किल बना रखा है, ये क्या है, सेमी सर्किल है, ठीक है ना, सेमी सर्किल बना रखा है, और ये जो पॉइंट है इसको हम m मान लेते हैं, तो ये m जो है क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। m क्या है, m इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना, m जो है AC का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से हमने क्या किया, ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया है, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ किया है, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो m, ये जो आपका AM और CM जो है ये दोनों ही लेंथ इक्वल होंगी, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको रेडियस मान करके हमने ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना, तो हम वही कर रहे हैं जो हमें इरेशनल नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सके इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, m मिड पॉइंट निकालना, अब हमें निकालना है MB लेंथ कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे MB लेंथ देखें, MB लेंथ कितनी होगी, दूसरा इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं O, OM लेंथ कितनी होगी, और तीसरा OB लेंथ कितनी होगी, ये तीनों लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम OM को देखें, जो आपका OM है वो क्या है भाई, ये जो आपकी लेंथ है AM या फिर CM, ठीक है ना, तो वो हमने क्या लिखा है, नहीं लिखी है, चलो लिख लेते हैं इसको। AM लेंथ कितनी होगी, M मिड पॉइंट है, तो यानी कि AC का हाफ, तो हाफ ऑफ AC, यानी कि हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC कितना हो गया, हाफ ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, यही AM होगी, और CM भी यही होगी, जो आपकी CM लेंथ है वो भी इतनी होगी, क्योंकि CM भी आपका क्या है, हाफ है इस लेंथ का, AC का, ठीक है ना, तो AM और CM दोनों हाफ ऑफ AC है। तो जो MO है या फिर OM है, ये जो लेंथ है ये क्या है, क्योंकि हमने ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया है तो हम M को सेंटर मान सकते हैं। अगर M को सेंटर माने तो ये जो CM है, AM है या फिर OM है, ये सारे क्या हैं, रेडियस हैं, तो OM भी रेडियस होगा, तो OM रेडियस है तो वो किसके बराबर होगा, AM या फिर CM के बराबर होगा। तो OM की लेंथ कितनी होगी, दैट इज हाफ ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 का हाफ हो गया। अब MB लेंथ हमें फाइंड करनी है, MB लेंथ कितनी होगी, तो हमें पूरी लेंथ पता है कितनी है, x प्लस 1, ठीक है, उसमें से या फिर CM ले लेते हैं, CM लेंथ है, तो अगर हमें MB लेंथ निकालनी तो हम क्या करेंगे, CM माइनस BC, CM माइनस BC। अगर मैं इस CM लेंथ में से BC को माइनस कर दूं, CM लेंथ में से BC को माइनस कर दूं, तो हमारी BM लेंथ निकल आएंगी या फिर MB लेंथ, ठीक है ना, तो वही हमें फाइंड करनी है। तो CM की लेंथ कितनी होगी वो हमें पता है, हमने यहाँ पे लिखा है CM कितनी लेंथ है, हाफ ऑफ x प्लस 1, तो हाफ ऑफ x प्लस 1, और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, BC लेंथ माइनस कर रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट माइनस कर रहे हैं, तो 1 यूनिट माइनस कर देंगे, तो 1 यूनिट माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम x प्लस 1/2 लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2, ठीक है ना, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ये आपका x/2 प्लस हाफ है, माइनस 1 है तो x माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1 है तो आपका नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी दोनों लेंथ निकल गई। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है कौन सी, OB। अब हमारी फाइनल लेंथ बची है OB लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है, तो चलिए OB लेंथ फाइंड करें। अब OB लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो OB कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, MB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर ले जाना है बस, और आपको OB स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू MB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब हमें OB स्क्वायर की लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस MB स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, OM स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर, ठीक है ना, वही आपका यहाँ पे मैंने लिखा है। तो OM की लेंथ हमें पता है कितनी है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
और एम बी की लेंथ भी हमें पता है, एम बी की लेंथ है आपकी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमारी OB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और ये सब कर क्यों रहे हैं ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले सकते हैं इस तरीके से। डिनोमिनेटर 4 हो गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से हमारी OB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको a मान लेते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड आप इसको ओपन कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपका, वो वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। दोनों तरफ से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे भी सॉल्व करना चाहो। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। तो एक बार हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है ना। और आ जाएगा क्योंकि a प्लस बी हो गया फिर a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका 4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 1 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे x x कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो OB स्क्वायर हमारा आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, OB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो यहां से हमारा x प्लस एक्स कितना आ गया, दैट इज 2x, और यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 2, और डिनोमिनेटर में हमारा 4 था, तो ये हमारा आ गया 4x अपॉन 4 यानी कि x। तो OB की वैल्यू कितनी हो गई, √x। बस यही हमें देखना था, ठीक है ना। और इसी के लिए हमने ये सब किया है, ये जो हमने पूरा यहाँ पे इतना सब सॉल्व किया है वो यही चीज शो करने के लिए किया है कि जो आपकी OB लेंथ है दैट इज √x। अब हमने ये सब किया क्यों है वो देखते हैं। मान लो अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लो x की वैल्यू 6.2 है, ठीक है ना, और आपको कह रखा है कि √x यानी कि √6.2 इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो √6.2 को अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास, अगर वो पुराना मेथड लगाऊंगा जो अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें तो बहुत ज्यादा हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और 62 के लिए देखना पड़ेगा और डेसिमल फॉर्म भी है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो आपको x लेंथ दे रखी है 6.2 उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x लेंथ कितनी है यहाँ पे 6.2, उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसके आगे 1 यूनिट और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये सारा आपको स्केल से मेजरमेंट करके करना है। ये 6.2 लेंथ आप ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद 1 यूनिट और बढ़ा दोगे, तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, दैट इज 6.2 प्लस 1 यानी कि 7.2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 7.2 आ गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, इस पूरी लेंथ का मिड पॉइंट या तो आप स्केल से ढूंढ लो, ठीक है ना। ये आपका 7.2 है, 7.2 का हाफ कितना होगा ढूंढ लो। या फिर दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम जो हमारा कंपास होता है उसका हम यहाँ पे रखते हैं पॉइंट और यहाँ पे आर्क लगाते हैं इस तरीके से, और दूसरी तरफ भी आर्क लगाते हैं वहां से, ठीक है ना। एक बार यहाँ से आर्क लगाते हैं और एक बार यहाँ से आर्क लगाते हैं, तो वो जहाँ पे कट करता है उन दोनों को लाइन खींच देते हैं। अभी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन होगा, तो मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट मिल गया तो हमें दूसरा काम क्या करना है, जो आपका ये बी पॉइंट था, ठीक है ना, ये जो बी पॉइंट था यहां से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। फिर एम को मिड पॉइंट मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट जहां पे मीट करेंगे वो आपका ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये जो लेंथ आपकी मिलने की जो आपको निकालनी दैट इज √6.2, ठीक है ना। तो ये √x आपको √6.2 मिल गई लेंथ। अब ये लेंथ मिल गई तो वही सेम करना है आपको, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखना है, यहाँ पे मार्कर रखना है और इस तरीके से आर्क से रिप्रेजेंट कर देना है, और ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, √x या फिर √6.2, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से।
चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है रूट 9.1। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और ये इरेशनल नंबर तो है ही, ठीक है। तो हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लेंथ ड्रॉ करेंगे 9.1 की। मान लीजिए लेंथ है 9.1 यूनिट्स, ठीक है। ये किससे ड्रॉ करेंगे, स्केल से। मैं यहाँ पे रफ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1 यूनिट इसमें और इंक्रीज कर देंगे। ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस पूरी लेंथ का, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। अब इस पूरी लेंथ का यानी कि एसी लेंथ का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट या तो आप स्केल से मेजर करके फाइंड कर लो, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 9.1 प्लस 1 यानी कि 10.1। अब 10.1 का हाफ करना है आपको, तो 0.1 का हाफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर यहाँ पे रखना पड़ेगा और इस तरीके से हम कुछ आर्क लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, इस तरीके से आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये पॉइंटर होगा, यहाँ पे जो आप कंपास यूज करते हैं उसमें यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे। यहाँ पे जो आपका पेन पेंसिल जो भी होगा उसको यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगाएंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर वही सेम काम हमें यहाँ से करना है। इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे और नीचे भी आर्क लगाएंगे। अब जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को मैं जब ज्वाइन करूंगा तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपका वो क्या होगा, दैट इज मिड पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि इस एसी लेंथ का क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। इसको हम मान लेते हैं एम, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट मिल गया आपको। अब हमें इस मिड पॉइंट की मदद से, अब हमें पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, एसी, और यहाँ पे एम मिड पॉइंट है, यानी कि एम और एमसी दोनों ही लेंथ इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि हम यहाँ से बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मेरे ख्याल से आता होगा सभी को। अगर नहीं आता है, या फिर आप प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट पे रख के, या फिर कंपास का यूज कर लेना। तो कंपास का यूज करेंगे तो कैसे होगा, ये हमने आर्क लगाया, ठीक है ना। कैसे आर्क लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल, ये पहला आर्क, ठीक है ना। फिर वही पॉइंटर को हम यहाँ पे लाएंगे, पहला आर्क लगाएंगे, फिर दूसरा आर्क लगाएंगे, फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से ऊपर आर्क लगाएंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके से आर्क लगा लेंगे, ठीक है ना। और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं एंगल, ये मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, 7th 8th क्लास में सिखाया जाता है। नहीं आता है तो फिर भी मैंने एक बार बता दिया है, ठीक है ना। तो आपका ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ हो गया। अब ये जो पॉइंट मिल गया आपको, ओ पॉइंट, तो ये लेंथ कितनी है, अभी हमने मेजर की थी, ठीक है ना। अगर ये x है तो ये लेंथ कितनी आती है, रूट x, तो ये लेंथ कितनी होगी, दैट इज रूट 9.1, ये रूट 9.1, ठीक है ना। अब इस लाइन को हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन है हमारी, इसी पे रिप्रेजेंट करना था हमें। तो हमने यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे हमारा पेंसिल है, और इस तरीके से हमने आर्क को ड्रॉ कर लिया। ये जहाँ पे कट करेगा, यहाँ से वहां तक की लेंथ आपकी कितनी होगी, दैट इज रूट 9.1। ये लेंथ कितनी होगी, रूट 9.1। तो हमारा रूट 9.1 ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 या रूट 17 को ड्रॉ किया था, वो भी हम इस मेथड से यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको वही मेथड यूज करना है, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो और इस मेथड से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो, सेम ही आएगा, ठीक है ना। और लेकिन जब इस टाइप के नंबर्स दे रखे होंगे डेसिमल फॉर्म में, तो आप इसी मेथड को यूज करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारा रूट 9.1 इस तरीके से ड्रॉ हो गया यहाँ पे, और ये हमें लेंथ रूट 9.1 मिल गई। तो ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आपको इरेशनल नंबर दे रखा होगा और उसको कह दिया जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पूरा आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि कैसे आपने बनाया, पूरा एक्सप्लेन करो, और क्या कहते हैं साथ ही साथ इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा, पूरा ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो ज्योमेट्री बॉक्स बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पूरा है, तो आपको ज्योमेट्री से ही बनाना पड़ेगा। मैंने तो रफली बनाया, मैं ज्योमेट्री नहीं यूज कर रहा हूँ,
ठीक है ना। लेकिन आपको मेथड पता चल गया तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। रूट 9.1 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मेथड सेम ही रहेगा। कोई भी नंबर दे रखा हो वो आपका मेथड सेम ही रहेगा, मेथड नहीं चेंज होने वाला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा रूट 9.1 रिप्रेजेंट हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि हाँ सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं इसको आपको वहीं पर समझा दूंगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट करोगे उसको मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा जल्दी से जल्दी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपका लेक्चर 2 था जिसमें हमने इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी और उनके कुछ कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इरेशनल नंबर्स का, वो सब पढ़ा, एडिशन कैसे होता है, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, इसके आगे इरेशनल नंबर्स में ही पढ़ना है, में रेशनलाइजेशन आता है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं इरेशनल नंबर्स का, वो सब चीजें हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।